मित्रों, आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो आपको कभी कभार सलाह भी देते हैं बिना मांगे, क्योंकि मित्र हैं। तो एक मित्र का आज फोन आया, उन्होंने कहा कि आप अभी भी कविता से थके नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी कविता से तो थक गया हूँ, लेकिन दूसरों की कविता से नहीं थका हूँ अभी तक। बहरहाल, रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित इस श्रृंखला में, जो कि 24वीं है, आज कविता में आप सबका स्वागत है। बहुत साल पहले ये बात कही गई थी कि अब कविता पढ़ी जाने वाली विधा हो गई, बोली जाने वाली विधा नहीं रही, और उससे कविता में कुछ क्षति हुई है। तो हम लोगों ने एक प्रयोग मध्य प्रदेश में शुरू किया था, जहाँ वो काफ़ी सफल रहा। करीब 100 आयोजन किए होंगे विभिन्न शहरों में कविता पाठ के, और एक आध आयोजन तो इतने मकबूल थे। मतलब मुझे याद है, एक सुबह भोपाल में ठंड थी और 10 बजे शुरू हुआ आयोजन और 2:30 बजे ख़त्म हुआ, और अवसर था एक उत्सव। वहाँ राम कुमार के चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, और सुनने वालों में कुमार गंधर्व भी बैठे थे, और वो 2:30 बजे तक बैठे रहे, जबकि उनको 7, साढ़े 7 बजे गाना था। और हमने 2-3 बार उनसे कहा कि आप चाहें तो, कहने नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये आपको सुनाने का आशय ये है कि कविता धीरज का मामला है। जिन लोगों को जल्दी होती है, फ़ोन वगैरह पे बात करना ज़रूरी होता है, खुदा जाने किससे बात करना ज़रूरी होता है, लेकिन जिसके भी होता हो, उनके लिए कविता नहीं है। तो उनको कविता से दूर रहना चाहिए। वो रहते ही दूर हैं, कभी कभार आ जाएं, थोड़ी देर बैठ के चले भी जाते हैं कि मैं कहाँ फंस गया। बहरहाल, इस 24वीं कड़ी का संचालन करेंगे हमारे मित्र ज्योतिष जोशी, और जो 4 कवि हैं। नियम ये है कि 15-15 मिनट हर कवि पढ़ेगा, और ये 15 मिनट की मर्यादा उसको स्वयं पालन करना होगी, और इसका अभ्यास भी करना चाहिए, क्योंकि ये पाठ का ये समय आगे जाकर और भी कम होने वाला है। कम से कम अभी तो 15 मिनट है। ऐसे अवसर आए हैं जब कहा गया कि 5 मिनट में कविता पढ़िए। तो खैर, ऐसा अवसर हमारे रहते तो नहीं आएगा, हमारे मंचों से तो नहीं आएगा। जिन मंचों से आएगा उन पर भी कभी न कभी तो आपको जाना होगा। ज्योतिष जोशी। धन्यवाद। आप सब कविता प्रेमी श्रोताओं का स्वागत है। जैसा कि आदरणीय अशोक जी ने कहा, यह आज कविता की 24वीं प्रस्तुति है, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और रजा फाउंडेशन के तत्वावधान में पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। इसमें 1.5 साल 2 साल कोरोना का छोड़ दें, हालांकि उसमें भी ऑनलाइन कविता पाठ के कार्यक्रम काफ़ी हुए थे, जिसमें देश के अनेक हिस्सों के कवि जुड़े। तो इन 24वीं प्रस्तुति तक आप देखेंगे तो एक बड़ा वितान रहा है, जो देश के अनेक हिस्सों के हर वय के कवियों की भागीदारी के माध्यम से आज की कविता को अलग अलग स्वरों, शिल्पों और चिंताओं में हम सबने देखा सुना है, और इसके साक्षी बने हैं। आज भी इस मंच पर जो हमारे तीन नहीं 4 कवि हैं, वो भी अलग अलग स्वरों के कवि हैं। उनकी कविताओं का अलग अलग वितान है, और हम सब इनमें से ज़्यादातर कवियों की कविताओं को पढ़ते सुनते आ रहे हैं वर्षों से। मैं स्वयं कहूँ तो मैं
गगन जी से ही लगभग 30 बरस होने को आए जब से मैं इनको पढ़ता आ रहा हूँ। खेत खेत में होगा लोहा नाम का एक संग्रह आया था, संपादित किया था किसी कवि ने, तो उसमें इनकी कविताएं सबसे पहले पढ़ी। 88 की बात है, बाद में उसकी समीक्षा मैंने आजकल में की थी, और उसी वर्ष मेरा ख्याल है नहीं, उसके साल भर बाद एक दिन लौटे की लड़की नाम का इनका संग्रह आया था। तो और प्रिया बहुत अच्छा लिख रही हैं, अरुण जी हैं, निवेदिता जी हैं, आप सबको आप लोग सुनेंगे। क्रम मैंने अपने ढंग से निर्धारित किया है। मुझे लगा है कि जो सबसे कम उम्र का है उसको हम सबसे पहले बुलाएं। इस कड़ी में पहला नाम मेरे लिए प्रिया वर्मा का है। उनको मैं बुलाता हूँ। प्रिया पिछले कुछ वर्षों से दृश्य में आई हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, और इनकी कविता का जो अपना मिजाज है वो संरचना के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, विचार के स्तर पर और प्रतिरोध के स्तर पर अलग तरह की ध्वनि के साथ वो कविताएं हमारे सामने आती हैं। और एक और दिलचस्प पहलू उसमें यह है कि जो विस्तार है और उस विस्तार में जो विवरण है, तो बहुत लोगों को लग सकता है कि विवरण स्फीति में है, लेकिन नहीं, वह विवरण इनकी कविताओं के शिल्प का हिस्सा है, और उसके बहुत सारे अर्थ विपुल प्रस्तर जिसको कह सकते हैं वो दिखाई देता है। अनेक जगहों पे आपकी कविताएं छपी हैं, इनमें कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, तद्भव है, वागर्थ है, सदा मीरा है। समालोचन में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं ब्लॉग में, जानकीपुर में, और स्वयं रजा फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 में साझा काव्य संग्रह बारिश के आने से पहले में भी एक कविता संकलित है। इनको बुलाने के पहले इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ, हालांकि मैं स्वयं भी इसका पालन करूँगा कि मैं भी ज़्यादा समय न लूँ, फिर भी अभी एक पंक्ति खोई है। अभी कुछ देर शोक रहने दो, कुछ देर कुछ न बोलो, कुछ न कहो, बस सुनो, मैं एक दिन में कितना कुछ खो देती हूँ, उस हर अनभान के बहाने मैं शोकातुर हूँ एक पंक्ति के लिए। प्रिया वर्मा। पहली कविता है अर्थात सुग्रीव। भूल चुके हो या कि याद रखते हुए भी याद नहीं रखते कि नाम में कुछ नहीं रखा। सुंदर है गर्दन जिसकी अर्थात सुग्रीव, समास में है ऐसा। ओह कितनी जल्दबाज हो तुम मेरे संसार, और कितने संक्षिप्त तुम अपनी विशालता में, कि शीर्षक सुनकर ही सोच लिया एक पौराणिक पुरुष, एक योद्धा, एक धीरोदात्त भक्त, एक धार्मिक चरित्र, और शायद किसी कल्पना का एक मुख। पर देखो छूट रही है तुमसे एक सुंदर गर्दन, बिंधी हुई भाषा के हेर फेर में एक स्त्री की है जो, एक नाम जिस पर नहीं लिखा है उसका पौरुष अथवा स्त्रीत्व, लिखा है सुंदर है गर्दन जिसकी अर्थात सुग्रीव। दूसरी कविता है यह मुझे यह नहीं लिखना था, इस तरह नहीं करनी थी शुरुआत, पर क्या कर सकती हूँ। अगर धकेल दिया गया है वाक्य का पहला वर्ण सबसे पहले, फिर शब्द और वाक्य के अनुशासन में अनेकों पृष्ठ, मंद गति से माँ का हाथ थाम चलते 1.25 साल के बच्चे की तरह
प्रविष्ट हो जाता है पूरा जीवन हमारे बीच। चला जाता है उठकर, जैसे ऊब कर बाहर निकल जाती है भाप प्रेशर कुकर की सीटी के साथ। जैसे मंदिर में चल रहे प्रवचन से उकताया हुआ मोहल्ले का आस्थावान आदमी, जिसे आज बिल भरना था और अभी ही फोन पर बिजली की बढ़ी हुई दरों के बारे में पता चला है, जो हो चला है निस्संग उस जगह से जहां वह है। यह भी सत्य है, इस तरह नहीं करना था जीवन में आए हुओं और गए हुओं को परिभाषित। पर क्या कर सकती हूँ, मेरी भी सीमाएं हैं। प्रेशर कुकर की धारिता के जैसी चले गए उस आदमी की जेब की तरह। बहुत सुंदर। ये शहर दिल्ली के बारे में है। पहले आई हूँ लेकिन कविता पाठ कर रही हूँ। ये कविता, शहर अब ऊब से भरा नहीं, शहर अब ऊब से भरा नहीं, यह ठंडे जोश की डीएनए जांच के लिए जाने वाली कोशिका दिख रहा है। यहाँ हर आदमी में बुद्धत्व उतर आया है। अब चौराहे पर जाम में फंसी गाड़ियाँ कुलीन घरों के शरीफ बच्चों की तरह चुप रहती हैं। शहर भर में कोहरा दिखता है आसमान की गैर मौजूदगी की तरह। शहर के 40 पार वय के क्लब ने एक साथ फैसला किया है, वे अपने सिर माथे रखेंगे आरोप संस्कृति के बिगड़ने का। उन्होंने सर्कुलर जारी किया है कि वे हिजाब नहीं खरीदेंगे। शहर के बाल सफेद हो रहे हैं। शहर ने सफेदी को अपना लिया है, पर स्याह को नहीं छोड़ा है अभी शहर ने। मिसाल के तौर पर शहर के बाहर सिकुड़ती नदी को देखा जा सकता है। ये आत्मपरक कविता है। मैंने जितने किए अपराध उनका स्वीकार किया बहुवचन में। जितनी कातरता थी बहुवचन के हिस्से, मैंने क्षमा को दिया जन्म और होने दिया उन्हें बहुवचन। अपनी ग्लानि छुपाई बहुवचन में इस तरह कि निर्लज्ज होने की शर्म से भी बची रही। कहा तुम, हम लोग, हम और जाने क्या क्या, और छुपा रहा वह कोई एक। मालूम था मुझे कि बहुवचन आंधी है, जिसमें धूल धक्कड़ के साथ बहुत कुछ बह जाता है, कहीं दूर अज्ञात में जाकर थमता है, और थमा हुआ अपराध किसी की पहचान में नहीं आता। अचानक से हुआ, लगा शोर बढ़ गया आसपास। भीड़, उजाला, ऊहापोह, पर्दे और पोशाकें। लगा ऊब नहीं है कहीं, लगा अभ्यस्त हो गए हैं चेहरे। लगा शांत होना एक दुरूह काम है। लगा घर खांसी से बेहाल है। लगा तिल बराबर भी जगह नहीं है कहीं मेरे अनुपात में। कैसे रहूं? क्या मैं बाहर चली जाऊं? कहाँ जाऊंगी? ये कमरा नहीं है, जगह है, पूरी जगह, जगहों से भरी हुई एक जगह, जैसे मेरा दिल है। जगहों से भरी हुई जगह है मेरा दिल। क्या दिल भी सोचता है दिल से बाहर जाने के बारे में? भरा हुआ उलझे तारों से, बिना दिल के मैं कहाँ जाऊं? एक और कविता है। रसहीन जीवन में नीरस को भी रखो वर्जित, क्योंकि नीरस का भी होता है एक रस। इतनी नीरसता बिखर चुकी है चारों ओर के भूरेपन में कि अब नीरस का संगीत बजता है एक प्रत्यय के साथ। याद आते हैं बहुत सुंदर कहते हुए सब लोग,
जिन्होंने नए आयाम गढ़े असुंदर के। यह किसी पुरा सदी का सत्य नहीं है कि स्त्री व पुरुष कांच की सृष्टि में पानी की तरह समझ रहे थे खुद को। दरअसल खुद में संभावना खोजते हुए खोज रहे थे वे मछलियां। आड़ू के गूदे जैसी सुबह है ये, आड़ू के गूदे जैसी सुबह है यह, रंग और स्वाद में, गंध में कुहासे जैसी, स्पर्श में खाली, जैसे आड़ू खाने के बाद रह गई हथेली, छूकर अछूती। जानते हुए न्याय है भाववाचक संज्ञा, जानते हुए न्याय है भाववाचक संज्ञा, है उदाहरण की तरह अप्राप्य, जानते हुए निष्ठा में गुंफित अपराध है आशा। इस तरह करती हूँ न्याय कि एक स्मृति के खुले आम सिर उठाए घूमते रहने को करती हूँ खुलती धूप में स्वीकार। YouTube पर सिल्विया प्लाथ की कविता का अनुवाद सुनने के बाद नहीं सुनती दूसरी कोई कविता। इस तरह करती हूँ न्याय, ऑफलाइन हो जाती हूँ। टेलीविजन बंद पड़ा है पर यादें खुली पड़ी हैं यहाँ। याद कि जब खुलता टेलीविजन एक स्त्री हाथ में माइक थामे बोलती, मैं सुनती, शायद सवाल करती, सवालों की भाषा में बोलती वह। मैं बोलते हुए भी उस तक मेरे सवाल नहीं पहुंचा सकती थी उन दिनों जब एक खबर पर खौल जाता था सारा देश। फिर यूँ हुआ कि टेलीविज़न बंद पड़ गए, बच्चे घरों में कैद हो गए। ऐसा होगा तो एक दिन प्रेसों में पड़ जाएंगे ताले। पर अभी चूल्हे में आग नहीं है और मुझे पीनी है चाय। उठा लिया है एक बासी अखबार, पूरे 15 पन्ने, और लगा दी है आग। जिन पन्नों से कभी खौल जाता था पूरा नक्शा, लपट में नहीं है इतनी भी आँच कि एक प्याली चाय खौल सके। एक कविता है उत्तर जीविता का अर्थ। मैं शीर्षक बोलना भूल जाती हूँ। उत्तर जीविता का अर्थ, जो लोग बहुत लंबा जी लेते हैं, मैं जिनको देखती हूँ उनके बारे में। उत्तर जीविता का अर्थ, अल्प का अपना दुख सुख है, अल्प का अपना दुख सुख है, उत्तर जीविता का है एक पूर्ण विलाप। कानों में गूंजता अनवरत एक घड़ी, कहीं तो टूटता ही होगा दीर्घजीवी का स्वर। कितना ढोता है वह, कितने सहता है विछोह, कितने प्रियजनों के माथों पर रखता विदा का चुंबन। सभागार में खड़ा जर्जर किंतु विशालकाय इमारत सा, कि एक जुम्बिश में हो जाए जमींदोज पर ठहरा हुआ, थिर पलकों और फीकी काली पुतलियों से देखता, दूर तक देर तक रेखा के दूसरे बिंदु को तलाशता। निष्प्रयोजन नहीं, बुदबुदाता चलता कि सुख मृत तृष्णा है और मैं हूँ वह मृग जिसका शिकार नहीं किया है शेर ने अब तक। धन्यवाद। हमारे अगले कवि हैं श्री अरुण सितान। आपके कई संग्रह हैं जिसमें एक ऐसी दुनिया की तलाश में, हर मिनट एक घटना है, पत्थरबाज और समकाल की आवाज़ नामक संग्रह शामिल हैं। आलोचना में भी आपने काम किया है, कई किताबें हैं, संपादन भी कई पुस्तकों का किया है। आप अपनी अभिव्यक्ति की सादगी के लिए जाने जाते हैं और आपकी कविताओं के कई रंग हैं।
जिसमें रोजमर्रा जीवन को उसके संघर्षों में देखने के स्तर पर जो कविताएं आपने रची हैं वो ज़्यादा आकर्षित करती हैं। यह वह कविता का देश है जहाँ सबकी चिंता है और सब में अपने होने का एहसास भी है। जैसे पेड़ के नीचे बैठकर कविता लिखता रहा हूँ, पेड़ एक कविता है, हजारों पेड़ कविता से बाहर हैं। अरुण सितांश। नमस्ते। थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये मेरा ख्याल है। हाँ। शीर्षक है बाबूजी। किसी विज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ, किसी विज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ, धकेल दिया गया था गले में हड्डी लटकाकर विष्णुपुरा से आरा। महज संयोग नहीं था, महज संयोग नहीं था, भगा दिया गया था मैं। बाबूजी, आपकी याद बहुत आती है। जब एक कंधे पर मैं बैठता था और दूसरे कंधे पर कुदाल, पके हुए केस को सहलाते हुए चला जाता था। खेतों की मेड़ों पर गेहूं की बालियां लेती थी हिलोरें। थके हारे चेहरे पर तनिक भी नहीं था तनाव। नईकी चाची चटपट खाना निकाल जमीन को पोतते हुए आंचल से सहला देती थी गाल। आप 5 लड़कों, 5 पोतों और 2 पोतियों के बीच अकेले हैं। पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, क्यों नहीं जाते बाबा की फुलवारी। सिर्फ ढहे हुए मकान में रहना चाहते हैं और गांव जाने पर काजू किशमिश खिलाते हैं। आप अब नहीं खिलाते बिस्कुट जुलूम बाबा की दुकान वाली, जो 10 बार गोदाम में या 20 बार गोयाम में हाथ डालकर एक दाना दाल मोट निकालते जैसे जादू। सुना है उस जादूगर की जमीन बिक गई, उनके लड़के धनबाद में बस गए, वहां आटा चक्की चलाते हैं। बाबूजी, आपकी याद बहुत आती है। मधुसरवा मलमास मेला की मिठाई और परासी बाजार का शोभा साव का कपड़ा, आपके झूलन भारती दोस्त सब याद आते हैं। सिर्फ याद नहीं आता है अपने बचपन की मुस्कान, अपने बचपन की मुस्कान। शीर्षक है दादी की दौरी। तुम थी तो एक छोटी सी खुशी थी, तुम थी तो एक छोटी सी खुशी थी, तुम गई दुख रहा पृथ्वी पर। कटहल का पेड़, आम का बगीचा, गुलाब का बागान, घर घर दाना बांटने वाली दौरी में दर्द रहा। दौरी थी तो लाल कनेर सा फूल था, मंगल गीत थे, सोहर था। दौरी का रंग लाल था, हरा था, कथई था और रंग था तो जीवन था। सच ही तो था कि तुम दुख को सुख कहती और सुख को ईश्वर की कृपा। प्यार करती रंभाती खूटे की गाय को, मेरा माथा चूमती, हाथ रखती छाती पर तो जी भर आता। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यह कैसा संयोग है, तुम्हारे नहीं होने के बाद भी है तुम्हारी दौरी, बसंत और फूलों के तमाम रंगों से रंगी और अन्न के दानों से भरी, और अन्न के दानों से भरी। एक कविता है, नानी वाली नहर। हर सुबह हर मौसम में भजन गाती नानी नहा आती थी नहर में। माथे पर पल्लू डाले उम्र के आखिरी छोर पर भी घूंघट निकाल लेती और ख्याल रखती कि आ न जाए पैर के नीचे चींटी और केचुआ भी। नानी सपने में भी नहीं सोचती गांव में किसी की हत्या की बात। नानी सपने में भी नहीं सोचती
गांव में किसी की हत्या की बात नहर के पानी छूती तो प्रणाम करती थी सूर्य को, नहर का पानी छूती तो प्रणाम करती थी सूर्य को, निकलती तो धरती के पांव छूती कि हरी भरी रहे उसकी कोख। धान की बालियों की तरह गाती गीत, लेकिन इसी नहर पर जब मारे गए नानी को पानी छूते डर लगता था। अब नानी को लगता कि पृथ्वी हिलेगी, अब नानी को लगता कि पृथ्वी हिलेगी, उखड़ कर गिरेंगे पेड़, धरती फटेगी और नानी समा जाएगी। ऐसा करके उसकी खराटू भरी नींद दूर चली जाती। एक दिन नानी ने देखा सपने में कि नहर का पानी सूख गया है और नानी के लड़के लगा रहे हैं कह, साथ में नाना की भी थी छाया प्रतिमा। नानी जल के जैसे धारा की तरह उठी और देखते देखते फैल गई खेतों में। नानी के लड़के पेड़ की तरह किनारों पर अड़े, नाना पुल की तरह खड़े और नानी बहती रही सोन का कछार का कर्ज लिए नहर में। इस घटना का आजादी के आंदोलन में जिक्र न हुआ तो क्या हुआ, आज भी है नानी वाली नहर, नानी वाली नहर। बहुत थोड़ा अलग कविता। नाखून पर निशान। किसने दिए मेरे नाखून के पोर पर निशान, जहर सा चलाया गया तीर का कमान। मेरे नाखून पर दागे गए थे निशान, काल रात्रि मोह रात्रि की तरह छा गए हैं मेरे समय मेरे वजूद पर। मौसम मौन, बादल डरते हैं बरसते हुए, पहाड़ रो रहे हैं पुक्का फाड़कर, थर्रा कर भाग रही हैं नदियां, रूहें कांप रही हैं। हमें क्या पता था एक सरकार के बदलने से बदल जाएगा यह सब कुछ। क्या करूं मैं कि समय खरगोश के बच्चे की तरह दूब की हरी घासों के बीच कुलांचे मारता है और सूरज बिना विराम करे पूरी अपनी यात्रा। मन करता है निकालो कोई अदृश्य तलवार और छील दूं नाखून पर पसरा यह धब्बा जो जोंक की तरह चिपक गया है मेरे और मेरे मुल्क की किस्मत पर। बहुत खूब। एक कविता पत्थर। घास और फूल से खेलता बच्चा, कल कल छल छल पानी को छेड़ता बच्चा, स्तन का दूध पीता बच्चा धीरे धीरे इस पत्थर की दुनिया में पत्थर होता जा रहा है। दुख पत्थर का, सुख पत्थर का, और गढ़ता जा रहा है सबो रोज पत्थर का इतिहास। बालू के ढूंढ पर खड़ी है मेरे देश की सबसे छोटी सी बच्ची, सोच रही है किस आलीशान बिल्डिंग में नानी मिलेगी। उसे क्या पता इस शहर होती दुनिया में कि नानियां जिंदा हैं अभी भी, घरों को पत्थर से गढ़ते हुए। बहुत सुंदर। एक कविता है कोयल की हुक, कुक नहीं हुक। कोयला और कोयल दोनों प्रकृति के बने हुए हैं। कोयला में आग है, कोयल में राग है। समय यात्रा वृत्तांत में एक बार फिर बता दिया है कि कोयल में कूक कम है, हुक ज्यादा है। उसका दुख है पेड़ कम हो गए, हमारे हिस्से का पेड़ मनुष्यों ने छीन लिया, खा पका गया सब। अब मनुष्य को कू नहीं हुक सुनना है। यहाँ तो कोयला का खाली हो रहा है खजाना, इस बार पृथ्वी पर आग और हुक बचेगी। इस बार पृथ्वी पर आग और हुक बचेगी। मनुष्य को ज्यादा महत्व कवियों पर नहीं कविता पर देना चाहिए। जब बीम और शिल्प को सरल बना दिया है कि हम बचेंगे तो कोयल भी रहेंगे। कच्ची कविता कोयला के खदानों में दबी रह जाएंगी। लखनऊ का न्यूनतम कवि चमत्कृत पंक्तियां देकर जाना चाहता है अकादमी। हमें कवि नहीं कोयल रहने दो,
जो दो कूक पर बच्चों की हंसी आ जाए कहीं भी। एक कविता नजरी नक्शा, जो आजादी के पहले नक्शे बनते थे अंग्रेजों द्वारा। दुनिया में हर जगह जाने के लिए नक्शे की जरूरत है। दुनिया में हर जगह जाने के लिए नक्शे की जरूरत है। माँ के सामने 60 साल का बेटा भी बच्चा ही है, या अधिक उम्र में भी। एक 3 साल के बच्चे को माँ के पास जाने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह खोज लेता है। पढ़ा लिखा नौजवान बिन नक्शे का पुल या मकान नहीं बना सकता। 1947 के पहले नजरी नक्शा से काम चलता रहा। आज तमाम नक्शे के बावजूद हमारा खेत खलिहान सरकारी हो जा रहा है। हम किसानी लोग प्यास लिए हैरान हो गए हैं। खेत के कंठ में पानी चाहिए ताकि जान में ताकत बची रहे कि घूम सके खेत बधार, जिसके बगल में 6 लेन गुजरी है मारिया सारापोवा जैसी। ग्लोब पर कहाँ है घर मेरा, ग्लोब पर कहाँ है घर मेरा, केवल पंचायत का नाम दर्ज है, गांव गायब है। यकीन मानिए साहब, यकीन मानिए, कोई नक्शा है इस देश में जहां लिखा हो एक नाम विष्णुपुरा। एक कविता। यस, कैमरामैन मुक्तिबोध के लिए एक तस्वीर देखकर कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। कुछ भी ले जाने का झंझट नहीं था, कितना अच्छा था। अब घर से पहन कर जाओ तब खींचो या खिंचवाओ, सेल्फी है अब रिश्ते बदल गए। अब कोट पहनो तब जाओ, जूते पॉलिश करो, पाउडर लगाओ। पहले सब कुछ वहाँ मिल जाता रहा, कंघी, ऐनक, मुस्कुराहट। कैमरामैन, अब सब कुछ होते हुए कुछ नहीं मिलता, अब सब कुछ होते हुए कुछ नहीं। श्री निवेदिता को बुला रहे हैं, जिनके 2 कविता संग्रह हैं, जख्म जितने थे और प्रेम में डर। आपने पटना डायरी नामक संस्मरण भी लिखा है, और अब के बसंत नामक आपका कहानी संग्रह भी है। आपकी कविताएं अपने समय के विरुद्ध बर्बर व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध की कविताएं हैं, जिनमें स्त्री, मजदूर, किसान और वह व्यक्ति शामिल है जो अन्याय झेलने को विवश है और यातना ही उसके जीवन का एकमात्र सत्य है। इन कविताओं के कहन में एक मुनादी है जो पाठकों को विचलित करती है। सहज संप्रेषणीयता में संवाद की कुशलता निवेदिता की कविताओं की बड़ी शक्ति है। हम फिर से जी उठेंगे, भर लेंगे फेफड़े में पूरी हवा, रगों में फिर बहेगी जिंदगी, फिर खिलेंगे मोगरे के फूल और चांद उतर आएगा मेरे सिरहाने। प्रेम में डूबे उन तमाम रातों को बुलाएंगे पास, तुम पढ़ना पाब्लो नेरूदा की कविता और हम कविता के साथ तुम्हारे भीतर पड़े रहेंगे। निवेदिता। जोशी जी, इतनी अच्छी बात कहने के लिए शुक्रिया। रज़ा फाउंडेशन, अशोक जी और तमाम दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, और वो सब आज की इस इतनी सुंदर कविता की शाम के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। दिल्ली में कविता पढ़ने का मेरा पहला अनुभव है, इसलिए थोड़ी सी डरी हुई थी। छोटे शहरों का अपना मज़ा है, बड़े शहरों का भी, लेकिन बड़ा शहर थोड़ा डराता ज़रूर है। तो लेकिन आप सबका चेहरा देख के वो डर भाग गया। उम्मीद है कविताएं अच्छी लगेंगी। शुक्रिया। पहली कविता है छोटी सी, वे दिन। वे दिन फिर हरे हुए, जैसे बसंत में हरे होते हैं गाछ, शाखों पर खिलते हैं फूल, जैसे ताल नदियों में भरता है जल, जैसे नर्म नर्म हरी घास पर चमकती है ओस की बूंदें,
खेतों की मेड़ पर चलते हुए, बारिश में भीगते हुए, फूलों की खुशबू से मदमस्त होते वे दिन याद है। दूसरी कविता है बुनेंगे भोर के सपने। क्या तुम कह सकते हो कि सब कुछ ठीक है? समय के प्रवाह में कुछ नहीं बदला। क्या तुम पहले की तरह गीत गा सकते हो? ऐसा गीत जो तेज कर दे तुम्हारी धमनियों का रक्त प्रवाह। क्या तुम हंस सकते हो एक बेफिक्र हंसी? हम एक अंधेरे समय में हैं। अंधेरा छटने तक हमें इंतजार करना होगा उस दिन का जब गुनगुनी धूप में हम फिर से खिलखिलाएंगे, हम गुनगुनाएंगे कोई गीत। जब एक नदी हमारे भीतर बहेगी, हरियाली हमारे आसपास होगी। हमारे सपनों में होगा एक समुंदर, उस समुंदर के किनारे बुनेंगे भोर के सपने, बुनेंगे भोर के सपने। ये कुछ नई कविताएं हैं जो किसी संकलन में नहीं आई है, आपको सुनाना चाहती। तुम्हारे लिए। दिन की विदाई के साथ तारे उग रहे हैं, आकाश मोहक है। अकेला चांद अपने अनंत रहस्यों के साथ तुम्हारी आंखों में कांप रहा है। मैं देख रही हूँ आते बसंत को, जाते हुए पतझड़ को, पीले पड़े हुए पत्तों को। पत्ते उगते हैं, हरे हरे रंगों से भर जाते हैं। हमारा प्यार इसी तरह है, अपने हरेपन के साथ हमारे भीतर बहता है। उम्र हंसती है, प्यार का रंग गाढ़ा होता है। ये कविता मेरे पिता अब भूलने लगे हैं, और उस उम्र में, या हम सब जिस उम्र में जा रहे हैं, भूलना एक शायद आने वाले समय में है, उसी पर है। मैं अब भूलने लगा हूँ। मत देखो मुझे हिकारत से, मेरी यादें मेरा साथ छोड़ रही हैं। साथ तो शरीर भी छोड़ रहा है। मैं भूल जाता हूँ हर बार अपने कहे शब्द को, और मेरे जहन में देर तक नहीं ठहरता कुछ भी। मैं देखता हूँ तुम्हारे चेहरे की खीस और झेपता हूँ, जोर डालता हूँ, शब्द बह जाते हैं। मैं यादों की पतवार बना उसे अपनी नाव में बिठाना चाहता हूँ। शब्द के नाव उम्र की बाढ़ में बह जाते हैं। बस मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे बचपन के सवाल जिसे तुम बार बार दोहराते थे, और मैं कभी नहीं थकता था तुम्हारे सवालों से। तुमने अभी अभी कुछ कहा, मुझे बार बार समझाया। मैं फिर भूल गया हूँ, परेशान हूँ। मैं अब शब्दों से डरने लगा हूँ, उनकी चालाकियों से, उसके घमंड से जो मुझे कह रहे हैं मैं नहीं तो तुम कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे ठहरो जरा, मेरा हाथ थाम लो, मुझे भरोसा दो। शब्दों के बिना भी कुछ है जो हम सब के भीतर बहता है, जैसे चुपचाप बहती है नदी, जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग, जैसे शाखों पर बिना कुछ कहे खिलते हैं फूल। तुम मेरे मन को समझ लेना, उम्र की इस नदी में मैं डूब रहा हूँ, तुम हाथ देना। मुझे सिर्फ तुम्हारा स्पर्श याद है, भरोसे और प्यार से भरा। मैं अब नहीं डर रहा हूँ शब्दों से, मैं अब नहीं डर रहा हूँ शब्दों से। शब्द हैरान है, शब्दों के शोर में बिना कुछ कहे कौन समझ सकता है। मैं हंसता हूँ मेरे हाथों को गर्म और खूबसूरत हाथों ने जो थाम लिया है। ये शीर्षक है मृत्यु। अगर तुम्हें आना हो तो आना भोर के तारों के साथ, आना साँझ के उजाले में झड़ते हुए फूलों के साथ। मुझे बेला के फूल बेहद पसंद हैं। अगर तुम आ रहे हो तो देखना मेरी सेज पर बेला के फूल हो और पाब्लो नेरुदा की प्रेम कविता। मुझे याद करने के लिए पढ़ना पाश की कविता और किसी भी नदी को याद कर लेना, प्रवाहित कर देना मुझे। अगर तुम्हें आना हो तो पूरी धरती के हरेपन के साथ आना, जहाँ बांसुरी की धुन पर
मेरे गीत थिरक रहे हों और मृत्यु गान गाते हुए मेरी आंखें प्रेम में डूबी हो। मैं रहूं अपने प्रिय के पास, उसकी आवाज, उसकी त्वचा, उसकी आंखें और मोतियां बिखेरती हंसी से मैं भीगती रहूं। रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में जब भी आना, खुशबू से भीगे सितारों के दीप्त पैरों के साथ, बसंत सी पारदर्शी मेरी देह तुम्हारे लिए मृत्यु। समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा, घड़ी नहीं है मेरे पास। मुझे माफ करना मेरी बच्चियां, जी मुझे माफ करना मेरी बच्चियां, मुझे माफ करना मेरी बच्चियां उन तमाम लहू लुहान रातों के लिए, उस भय के लिए जो तुम्हारी देह में उतरा, उस अंतहीन दुख के लिए, हर जख्म के लिए जो तुम्हारे मन में बोए गए। मुझे माफ करना। मैंने नहीं सिखाया अपने बेटे को कैसे किसी स्त्री से प्यार किया जाता है, कैसे उसके दिल में उतरना होता है, कैसे दुख में कोई हाथ शीतल होते हैं। मैं उसे नहीं बता पाई एक स्त्री को पाने के लिए कितने जतन की जरूरत है। एक स्त्री को पाना हिंसा से मुक्ति का रास्ता है। एक स्त्री को पाना लहरों के साथ साथ बहना है। और कई बार उसके आने की आवाज आती है, हवा उसके स्पंदनों से भरी होती है, उसके स्पर्श उड़ते हुए आते हैं अंधेरे में खिले हुए फूल की तरह। वे अभागे हैं जो किसी स्त्री के मन को, वे अभागे हैं जो किसी स्त्री के मन के भीतर बस नहीं पाए, जो कभी नहीं जान पाए प्यार होने का मतलब क्या है, कैसे प्रतीक्षा करनी होती है जब तक उसके मन के द्वार खुले नहीं। मुझे माफ करना मेरी बच्चियां, मैं नहीं बता पाई मनुष्य होना क्या होता है। हाँ, अंतिम कविता है और अंधेरे समय की कविता है। मैं लिखना चाहती हूँ ताकि इतिहास में ये दर्ज रहे कि हम तानाशाह के आगे हारे नहीं थे। जब झूठ रचे जा रहे थे और सारे दानिशमंद पर पहरे बिठाए गए, तब भी रोशनाई सूखी नहीं थी। न्यायाधीश जब ज़रह कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सारे गवाह खरीद लिए गए। हवा जो हंसती थी उसे कैद कर लिया गया, सूरज को उगने से रोक दिया गया। नील विस्तीर्ण आकाश के आलोक मंडल में पंख फैलाए उड़ रहे पक्षी पर निशाना साधा गया। जिन स्त्रियों की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उसके मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि वो एक अदृश्य मौत से मरी। दुनिया के स्कूल के सारे छात्र गूंगे करार दिए गए। उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं के नाम नहीं पुकारे, नहीं देखा गुलाब को खिलते हुए, धूप को पहाड़ों की पीठ पर चढ़ते हुए। झिंगुरों और टिटहरियों की तान सुनते हुए वे बड़े नहीं हुए। घड़ा का खारा जल लिए हुए शहरों को लड़ते हुए देखते रहे, नफरत को बिकते हुए। वे नहीं सुन रहे थे एक दूसरे को। उनकी आंखों ने भीड़ में चेहरे पहचानना बंद कर दिया था। औरतें, बच्चों की ताज़ा दम बस्तियां, मेहनत से फसल उगाते किसान झूल गए रस्सियों पर। जिन्होंने ये बयान दर्ज किया, वे सब काल कोठरी में ठूस दिए गए। वहां से भी कविताएं फूट पड़ी हैं, स्याही फैल गई है, एक इतिहास रचा जा रहा है, एक इतिहास रचा जा रहा है। शुक्रिया। धन्यवाद निवेदिता जी। अब इस कार्यक्रम के अंत में हम गगन गिल जी की कविताएं सुनेंगे। आप सब जानते हैं कि गगन गिल जी ने लंबी काव्य यात्रा तय की है। आपके अनेक कविता संग्रह हैं, जिनमें एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल, थपक थपक, मैं जब तक आई बाहर, और गद्य पुस्तकें हैं, दिल्ली में उनिंदे हैं अवाक, देह की मुंडेर पर इत्यादि। आपने संडे ऑब्जर्वर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी साहित्य संपादक के रूप में,
और उसमें भी मैंने बहुत काम किया और आपने बहुत परेशान किया। ये कर लीजिए, वो त्रिलोचन जी से इंटरव्यू लीजिए तो अमुक जी से लीजिए, और इतना असहज था कि 4-4 बार जाइए और फ्रीलांसर पढ़ना भी है और भागना भी है। और मेरे एक से एक दिलचस्प अनुभव, ये 88, 89, 90 की बातें हैं ये। तो और बहुत ख्याल रखने वाले गगन जी जो यायावर लोग थे, कहना चाहिए ऐसे मौकों पर। स्त्री की भावना, स्त्री की यातना, उसकी मुक्ति और जीवन के अथक संघर्ष से अपने स्वत्व को बचा लेने की कविताओं से पहचानी गई गगन गिल बाद के चरण में अन्य अनेक विषयों के साथ साथ जगत में व्याप्त दुख और उदासी को भी स्वर देती हैं, और आज के यातना भरे समय में बुद्धत्व के वास्तविक अर्थ का बोध कराती हैं। अपनी कविताओं के विन्यास, कथ्य के वैविध्य तथा व्यंजना से भरी अर्थ विपुल काव्य युक्ति के लिए प्रसिद्ध गगन गिल की कविताओं से गुजरना एक मानवीय सभ्यता के सतत पराभव को अनुभूत करना है। कुछ पंक्तियां, दुख उनके लिए है जो उसे मानते हैं, दुख उनके लिए भी है जो उसे नहीं मानते हैं। सिर नवाते हैं अंधेरे में बुद्ध, अगरबत्ती जलाते हैं सामने उसके जो है जो नहीं है। एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा तक, एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा तक अंधेरे में बुद्ध अपनी जगह बदलते हैं, जैसे उनकी नहीं दुख की जगह हो। गगन जी। मेरे युवतर साथियों के साथ कविता पढ़ने का मौका दिया। ये थोड़ा और नीचे कर लें इसको, थोड़ा सा। आपसे ये सब उम्मीद न थी जो आज आपने किया है। और अशोक जी प्लीज मुझे बता दीजिएगा जब मुझे कुछ देर बुझ जाऊं माँ, थोड़ा और नीचे करें। कुछ देर बुझ जाऊं माँ, फिर साफ दिखे रात और चांद, साफ दिखे तारे आसमान में, आकाश गंगाएं जाती हुई माए, किसी ओट हो जाऊं माँ कुछ देर। थम जाए भीतर दरकती हुई धरती, चल पड़े रुका आकाश में पंछी, जान ले शिशु बैठा बीच सड़क, ये भूख है ये दुनिया ये थन ये मरी हुई माँ। कुछ देर सरक जाऊं माँ अंधेरे में, बड़ी हो लूं थोड़ा भट्ट के भीतर, कोशिश कर देखूं बन जाए कहीं मजबूत एक गागर, रख लूं एक बात बिन छलकाए अपने भीतर, जो न कही तुमने कभी न मैंने, देख लूं पार होती है कि नहीं तिलकन गहरी खड्ड जैसी। कुछ देर बुझ जाऊंगा। कोई बना रहा है प्रतिमा, कोई बना रहा है प्रतिमा, खींच रहा है रेखाएं पीला कीट तुम्हारे मांस में, थपथपा रहा है गीली मिट्टी तुम्हारे चेहरे पर, पटरियां ये अदृश्य, इन्हीं पर चलना है जीवन भर तुम्हें। मत करो गीला इस मिट्टी को, रोज रोज लौटते किसी बादल से।
कोई उकेर रहा है तुम्हारी हड्डी, लिख रहा है अपनी लिपि तुम्हारे माथे पर, दर्ज कर रहा है तुम्हारा खाता सफेद स्याह। बार बार उछलो मत वेदन से, हथौड़ी लग गई जो उसकी उंगली पर। कोई सुखा रहा है तुम्हारी मिट्टी अंदर से बाहर तक, धूप में छाया में। सिर्फ उसी को पता है कितनी गर्म होनी चाहिए तुम्हारी भट्टी, कितना वो तपाए तुम्हें कितने समय तक, कि बर्तन से तुम्हारे फिर न भाप रिसे न जल। एक दिन वह लिपि निकलेगी राख में से बाहर, अनजान कोई हाथ समेटेगा तुम्हारी अस्थियां, देखेगा लिखावट। अभी तुम न ऊपर न नीचे, सिहरो मत, करने दो उसे अपना काम, देखने दो मुहूर्त कोई अब भी बनी कि नहीं, गुजर जाने दो, गुजर जाने दो मुख पर से अपने काल का घोड़ा। हिलो मत, कोई रख रहा है रेल की पटरियां तुम्हारे चेहरे पर। मालूम था साथ नहीं जाएगा कुछ, मालूम था साथ नहीं जाएगा कुछ, यहीं छूट जाएगा सब। फिर भी थामे रहने को चाहिए था एक हाथ, अटकाए रखने को एक मुख। मालूम था साथ नहीं जाएगा कोई पंख अंतिम उड़ान में, न पत्थर न चोट, गिद्ध रह जाएंगे यहीं सब। कांटे चुनते वक्त कुछ भी भूलना था। पंख झरते थे आकाश में और गुम जाते थे अंतरिक्ष में, तारे टूटते थे अनंत में और बन जाते थे आकाश गंगा। मालूम था ऊपर सब साफ होगा सूर्य के निकट, न वहां तूफान न धुक धुक, हवा होगी शांत एकदम, किश्ती डूबेगी जब बीच भंवर। मालूम था छूट जाएगा सब स्वाद यहीं, अन्न भी गंध और स्पर्श भी, कि ध्वनियां रह जाएंगी यहीं, रंग और दृश्य भी, कि वो कोई दूसरी ही प्यास होगी, दूसरी ही भूख जो नहीं बुझेगी अंत तक, कि वही जाएगी साथ अंत के बाद भी। फिर भी चाहिए था पकड़े रहने को एक हाथ, रोक रखने को एक पुकार। तुम्हारे इस ठंडे पड़े दिल में थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हारे इस ठंडे पड़े दिल में थोड़ी देर सो जाओ। बाहर विलाप है, मूर्छा है, भीड़ का तमाशा है,
मेरे कपड़ों में आग है। यहाँ अंधेरे किसी कोने में थोड़ी देर छिप जाऊं। वो मुझे चीरेंगे, गोदेंगे, हवा में लहराएंगे धड़ कभी सिर। बिना बहाए रक्त एक बूंद करेंगे मुझे कभी जिंदा कभी मुर्दा। जादुई इस संदूक में थोड़ी देर लेट जाऊं। तुम्हारे दिल की ठंडी जमीन पर थोड़ी देर सो जाऊं। मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें निकाल कर अपना दिल। मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें निकाल कर अपना दिल। तुम्हें भी तो पता होगा कहाँ लगा होगा पत्थर, कहाँ हथौड़ी, कैसे टूटी होगी कुंद एक कील किसी ढकी हुई जगह में, कैसे सिमटा होगा रक्त नीचे चोट के गड्ढे में। नीला मुर्दा थक्का बहता हुआ जिंदा शरीर में तुम्हें भी तो दिखता होगा कांच जैसा साफ। मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें अपना आघात। तुम्हें भी तो पता होगा कितने दबाव पर टूट जाती है टहनी, उखड़ जाता है पेड़, पिचक जाता है बर्तन, तार जब काट देता है हड्डी, फेंक देता है उछाल कर बाजू हवा में। तुम्हें भी तो पता होगा कितना सह सकता है मनुष्य कितना नहीं, कितना कर सकता है क्षमा कितना नहीं। कोई क्यों मांगेगा किसी और के किए की क्षमा, भले कितना ही अंधेरा हो पीड़ा का क्षण। कोई क्यों हटाएगा सामने से अपने भेजा तुम्हारा बाला। कोई क्यों नहीं लेगा तुम्हारी भी परीक्षा कि देख सकते हो कितना तुम, सह सकते हो कितना। कैसे चटकता है कपाल भीतर ही भीतर, उठता है रंध्र एक धीरे धीरे ऊपर किस पीड़ा में। तुम्हें भी तो कुछ पता होगा। मैं क्यों कहूंगी तुमसे अब और नहीं सहा जाता मेरे ईश्वर। ये आखिरी है। मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, बदल चुका था रंग दुनिया का, अर्थ भाषा का, मंत्र और जप का, ध्यान और प्रार्थना का। कोई बंद कर गया था बाहर से देवताओं की कोठरियां, अब वो खुलने में ना आती थी। ताले पड़े थे तमाम शहर के दिलों पर, होठों पर, आंखें ढक चुकी थी नामालूम झिल्लियों से, सुझाई कुछ पड़ता न था। मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, रंग हो चुका था लाल आसमान का। ये कोई युद्ध का मैदान था, चले जा रही थी जिसमें मैं, लाल रोशनी में शाम में। मैं इतनी देर से आई बाहर कि योद्धा हो चुके थे लड़ते लड़ते अदृश्य शहीद। युद्ध भी हो चुका था अदृश्य, हालांकि लड़ा जा रहा था अब भी सब ओर। कहाँ पड़ रहा था मेरा पैर, चीख आती थी किधर से, कुछ पता चलता न था। मैं जब तक आई बाहर खाली हो चुके थे मेरे हाथ, न कहीं पट्टी
न मरहम, सिर्फ एक मंत्र मेरे पास था, वही अब तक याद था। किसी ने मुझे वो दिया न था, मैंने खुद ही खोज निकाला था उसे एक दिन अपने कंठ की गूंगू में। मुझे चाहिए थी तिनका भर कुशा, जुड़े हुए मेरे हाथ, ध्यान, प्रार्थना, सर्वम शांति के लिए। मंत्र का अर्थ मगर अब वही न था। मंत्र किसी काम का न था। मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, बदल चुका था मर्म भाषा का। उर्दू में प्रशंसा का अतिरेक है। वो हर शेर पर ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। और हिंदी में कविता को लेकर बड़ा संकोच है। जब किसी को अच्छा भी लगता है, अच्छी भी लगती, कई बार नहीं भी लगती, तब भी कुछ ये प्रकट नहीं होता कि अच्छी लग रही है। तो बहरहाल हम चारों कवियों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज शाम शमशेर जी की एक पंक्ति थी, इतने पास अपने। एक संग्रह का नाम भी फिर जो हो गया था, पहले पूर्वग्रह का एक कविता विशेषांक निकला था जिसका शीर्षक ही था इतने पास अपने। वो उनकी एक गीतनुमा रचना है उनकी। बहरहाल कविता का एक गुण ये भी है कि उसको सुनते समय आपको लगे कि इतने पास अपने, कि इतने पास थी हमारे और हमको ये पता न था। ये चीज़ इतने पास थी, ये अनुभव इतने पास था, ये छवि इतने पास थी, ये स्मृति इतने पास थी, और फिर भी हमें इसका पता न था। तो इस जादू में घिरे हुए आप वापस जाइए जहाँ जहाँ आपको जाना हो। आप आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।